प्रिय छात्रों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम डीपीडी, ओपी, टीपी के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज मैं और विस्तार से डीपीडी, ओपी और टीपी के संबंध के बारे में उदाहरण सहित बताऊंगा। इससे पूर्व हमने विभिन्न प्रकार के दावों के बारे में डिस्कस किया है और यहाँ आज मुख्यतः परासरण दाव के बारे में थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। परासरण दाव की परिभाषा और उसका उत्पन्न होना और कम होना वो मैं सब बता चुका हूँ। परासरण की क्रिया के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब ये प्रश्न आता है कि परासरण को मापेंगे कैसे, किस उपकरण से मापा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक फेफर नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने परासरण मापी उपकरण का आविष्कार किया, इसलिए इसे फेफर का परासरण मापी कहते हैं। परासरण दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है और परासरण दाब विलेय के अणुओं के सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार घोल में विलेय के अणुओं की सांद्रता बढ़ने पर परासरण दाब बढ़ जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो विलयन जितना सांद्र होगा उसमें परासरण दाब भी उतना ही अधिक होगा या अधिक होता है। अब वर्तमान में परासरण दाब को परासरण विभव भी नाम दिया गया है। अब इसको परासरण विभव, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। और एक वैज्ञानिक हुए वान 't हॉफ, जिन्होंने ओपी का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया जो कि रेड पेन से लिखा हुआ है, PV = nRT। इसमें P में ओपी को रिप्रेजेंट करता है, ओपी के मान को लिखेंगे। V वॉल्यूम, आयतन को बताता है। N नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जल में जो विलय घुला हुआ है उसके मोल्स कितने हैं, संख्या कितनी है, मोल की संख्या। और R जो है एक गैस कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसकी वैल्यू है 0.082। तो आपको ये सूत्र पूछा जाता है परीक्षा में कि परासरण विभव या परासरण दाब का मान ज्ञात करने हेतु जो वान 't हॉफ ने सूत्र दिया है उसे लिखिए। आपको ये याद रखना है, PV = nRT। अब परासरण की जो क्रिया है वो दो दिशाओं में होती है या दो प्रकार से हो सकती है। एंडो ऑस्मोसिस, अंतः परासरण, तथा एक्सो ऑस्मोसिस, बाह्य परासरण। हम प्रयोगशाला में और मैं भी आपको जब प्रैक्टिकल वाला पार्ट आएगा तब मैं आपको वो प्रयोग करके बताऊंगा कि हम परासरण की जो दिशा है वो बाह्य परासरण है या अंतः परासरण है, उसके लिए हम एक सामान्य और आसानी से उपलब्ध परासरण मापी बना करके उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम एक आलू लेते हैं, इसलिए इसको हम आलू का परासरण मापी कहते हैं। वो प्रयोग के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, मैं अभी आप सिर्फ यहाँ याद रखिए कि एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस को आलू के परासरण मापी, तथा एक है थिस्टिल फनल, एक फनल होती है कांच की, उसके द्वारा भी इसको ज्ञात किया जा सकता है। मैं उसका सचित्र वर्णन आपको आने वाले व्याख्यान में जब प्रैक्टिकल से संबंधित बात होगी तब मैं आपको बताऊंगा। वापस फिर आते हैं, डीपीडी, ओपी और टीपी में आपस में संबंध क्या होता है। पहले पूर्व व्याख्यान में भी हम चर्चा कर चुके हैं। डीपीडी वास्तव में किसी विलयन में जल की अवशोषण क्षमता को प्रदर्शित करती है, मतलब कोई कोशिका कितना जल अवशोषित कर सकती है, जल धारण कर सकती है या जल का चूषण कर सकती है, वह डीपीडी कहलाता है। डिमांड ऑफ वाटर बाय द सेल, है ना। तो इसको
अब इसको चूषण दाब भी कह सकते हैं, सक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं। एक स्वतंत्र रूप से रखे हुए घोल में डीपीडी ओपी के बराबर होती है। जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतनी ही डीपीडी होगी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि डीपीडी जो होती है वो सांद्रता के कारण उत्पन्न होती है। सांद्रता विलय के अणुओं की मात्रा के कारण होती है, और जिस कोशिका में विलय के अणुओं की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें जल की कमी होती है, अतः वो जल ग्रहण करती है। स्वतंत्र रूप से रखे घोल की डीपीडी ओपी के मान के बराबर होती है, और पराक्षण की जो क्रिया जो होती है वो उससे टीपी टर्गर प्रेशर में वृद्धि होती है। टीपी क्या है? स्फीति दाब। कोशिका जब जल ग्रहण करेगी तो वो जो विलयन है वो कोशिका भित्ति पर अंदर से बाहर की ओर दबाव डालता है, और फिर जब जैसे टीपी उत्पन्न होता है या बढ़ता है उसके विरोध में वॉल प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे मान लीजिए जैसे गुब्बारा है, बैलून है, खाली है, तो वो छोटा होता है। जब हम उसमें हवा भरते हैं तो हमें ताकत लगानी पड़ती है, तो हवा जो है वो उसमें एक प्रकार से स्फीति दाब उत्पन्न कर रही है, और वो जो इलास्टिक है, जो रबर है, वो उसकी भित्ति है, तो हमारे हवा के दबाव से वो फूलता है। तो एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि हवा भरने के बाद फिर गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती है। आप यहाँ ये समझें कि स्फीति दाब भित्ति को बाहर की ओर धकेलता है, और भित्ति दाब भित्ति को अंदर की ओर धकेलता है। दोनों आपस में परस्पर विरोधी होते हैं। अब टीपी का मान धीरे धीरे अगर बढ़ता रहता है, कोशिका चूषण कर रही है या अवशोषण कर रही है, तो डीपीडी के मान में भी कमी आ जाती है। आप संबंध समझिए, टीपी बढ़ रहा है इसका मतलब जल प्रवेश कर रहा है, इसलिए डीपीडी के मान में कमी आ रही है। अब जिस समय तक टीपी ओपी के मान से कम रहता है तब तक तो जल कोशिका में प्रवेश करता रहता है। अब जब इसी प्रकार जब दो भिन्न पराक्षण सांद्रता वाले घोल यदि जल के लिए पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिए जाते हैं तो जल का प्रवेश विसरण दाब के मतलब डिफ्यूजन प्रेशर के शून्य होने तक होता रहेगा। ऐसी स्थिति में जल का प्रवेश ओपी पर निर्भर न होकर डीपीडी पर निर्भर हो जाता है। आपको अभी यहीं तक याद रखना है। इसके उदाहरण सहित व्याख्या में अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।